देखा ना। गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक है? शुरू करूं? चलिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक देखो, और इसके साथ जो इसके क्वेश्चंस थे, इसके साथ मैंने आपको आंसर्स भी दे रखा है। लेकिन शायद आपको लगभग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो जाते हैं, किसी को किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सारा करवा दूंगी। मैंने कहा था हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। सचिन, फिर आप बैच 2 खरीद लो। अब बैच 2 खरीद लो, आपको वीओडी मिल जाएगा सारा। ठीक है? सुनो, बहुत तेजी से नीचे चला गया उसका। बेटा गुड इवनिंग, हेलो वगैरह मत करो बच्चा। आपका मैसेज, जो काम के मैसेज होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। ठीक है? अमित का मैसेज देखो। आई विल हैप्पी, मतलब हैप्पी जो है ना वो एडजेक्टिव है। ठीक है? मेरे स्टाफ को भी मैसेज समझ में नहीं आया अमित आपका। अमित ने लिखा है गोड लगनी, मतलब समझ में नहीं आया, पैर छू रहे हैं। ठीक है? मेरे स्टाफ को मतलब समझ में नहीं आया अमित। ठीक है? हाँ विकास, आपका मैसेज आता है। विकास रॉय, आपका मैसेज आता है। आप सबको शांति से पढ़ो। सुनो, मैंने कहा जरा डिक्शनरी में चेक करेंगे हम हैप्पी वर्ब है कि नहीं। हैप्पी वर्ब नहीं है, हैप्पी एडजेक्टिव है। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब मॉडल के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होंगी अगर तुम अटेंड करो पार्टी तो। फिर आते हैं सेकंड में, आई एम एग्री। आई एम एग्री गलत है। ठीक है ना? आई एम एग्री गलत है। रीजन क्या है? एम के बाद अगर वर्ब आता है पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म होता है। आप पढ़ोगे एग्री पैसिव वॉइस में होता भी नहीं है। एक्टिव वॉइस में आईएनजी लगता है ना? लेकिन एग्री में आईएनजी भी नहीं लगता है। एग्री खुद वर्ब है, तो भाई ये क्यों लगाए हो? इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमारी आदत क्या होती है ना। सचिन, फिर आपको हम एक्सेस दे देंगे डाउट बैच में। ठीक है ना? और ऐसे फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूं, प्रॉब्लम नहीं होगा। आपके पास मेरा फोन नंबर भी है, कभी कोई बात हो तो मैसेज कर लेना। सुनो, आई एम एग्री विथ यू गलत क्यों है? बिकॉज आई एग्री विथ यू होता है। रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग कहते हैं ना हिंदी से ट्रांसलेशन में, मैं सहमत हूं, तो कहते हूं तो एम लगा दो। सहमत मतलब एग्री। भाई सहमत होना इज एग्री। एग्री खुद ही वर्ब है, इसके साथ ये क्यों लगाऊं? ओके ठीक है, अगर आप कह रहे हो मैं सहमत हूं, आई एम एग्री गलत है, तो मैं तैयार हूं, तो आई एम रेडी क्यों सही है? भाई रेडी एडजेक्टिव है, तभी तो आपको सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब चाहिए ना। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के एक्टिव वॉइस तो बनेगा नहीं, है ना? इसीलिए यहां पे हमें एक वर्ब चाहिए। आई एम रेडी, आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, सब सही है। क्यों? हैप्पी, फाइन, रेडी सब एडजेक्टिव है। लेकिन आई एम एग्री क्यों गलत है? भाई एग्री खुद ही वर्ब है, डबल डबल वर्ब लगाएं, दो V1 V1, है ना? समझ में आया? क्लियर? बेटा आज आपका भी वर्ब चेंज हो जाएगा। आज शाम तक आपका वर्ब पूरा 158 पेजेस में चला जाएगा। सुनो, वही 158 पेजेस का दिखा दो उसको, बोल दो इसको 5 बजे के बैच में डालना है। और ये पूरा कंप्लीट नोट्स है आपका वर्ब चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है ना? और ध्यान रखना एक चीज और, कि अभी ये तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके बाद करीबन 150-200 पेज का असाइनमेंट मिलेगा आपको, प्रीवियस क्वेश्चन पूरा का। प्रिंट आउट मत निकालना, अपने लैपटॉप में सेव करो। रात में बैठते हो पढ़ने के लिए, बस लगाओ आप। हाँ बस यही वाला यही 1 to 158 वाला वर्ब को 5 बजे वाले बैच में जो अभी मैं ले रही हूं उसमें भी डाल दो, और पुराने सारे वर्ब्स का पीपीटी रिमूव कर दो।
हो गया। आई एम रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ मैं तैयार हूं। ओके, हो गया यहां तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से। यू विल सक्सेस। ओके फाइन, यू लगाया, मॉडल लगाया और हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। अब मैं जरा देखती हूं डिक्शनरी में कि सक्सेस क्या है। सक्सेस डिक्शनरी में देखोगे तो पता चलेगा। यस बेटा, वही तो मैं कह रही हूं कि आपको प्रफुल्ल सबसे पहले डिक्शनरी देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है, डिक्शनरी देखने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों भाई? हमने पढ़ा है क्लास में कि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। जरा पहले देख तो लूं वर्ब का बेस फॉर्म है। सक्सेस देखोगे ना डिक्शनरी में निकाल के, आप लोग डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। ठीक है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी कर लो। मेरा स्पोकन का क्लास का मटेरियल अभी तक नहीं दिया है, वो बना के देख लो। ठीक है, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी। आप जब सक्सेस देखोगे तो पता चलेगा यार ये तो नाउन है। सक्सेस का मतलब दिया होगा सफलता। अब भाई सफलता की बात नहीं कर रही हूं मैं, मुझे तो आई विल सफल होंगी, सफल होना, मुझे तो वर्ब चाहिए, तभी तो विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाऊंगी। अब जब सक्सेस का आप बोलोगे वर्ब फॉर्म चाहिए, तो बेटा वही तो मैं कह रही हूं ना, ये सब चीजें ऐसी हैं जब तक क्लियर नहीं होगा आपका तब तक कैसे पढ़ लोगे। लेकिन क्या है ना, मैं आपको मछली पकड़ के नहीं दूंगी, मछली पकड़वाना सिखाऊंगी, आपको खुद पकड़ के खाना सिखाऊंगी। मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं क्या करूं। सक्सेस तो नाउन है, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। तो मैं ऐसे करूंगी यहां पे गूगल में वर्ब ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस का वर्ब क्या है। जैसे मैंने लिखा वर्ब ऑफ सक्सेस, हमारे गूगल में आ गया सक्सीड, यानी कि वर्ब है सक्सीड। और आप जब सक्सीड देखोगे तो सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड होता है ना। तो मुझे वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, इसीलिए मैं इसको काटूंगी और करूंगी सक्सीड। देखो ध्यान से, क्लियर? बोलो। आपको यही तो समझा रही हूं मैं कि नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश करो। क्योंकि एक प्रॉब्लम है, अगर आपको नाउन पढ़ा दूं तो कहोगे अच्छा प्रोनाउन क्या होता है, फिर प्रोनाउन पढ़ाऊं तो एडजेक्टिव क्या होता है। आप उसको समझने की कोशिश करो। अभी मैं सिर्फ वर्ब बता रही हूं, वर्ब की जगह पे नाउन दे रही हूं। अजीब है, वर्ब तो डबल वर्ब की जरूरत क्या थी भाई। विल हेल्पिंग वर्ब तो है, मेन वर्ब कहां है? ये मेन वर्ब है क्या? नहीं। हैप्पी तो देखोगे, चेक करोगे तो हैप्पी आ जाएगा आपका एडजेक्टिव। इसीलिए ये सब चीजें आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेटर द कंडीशन। मुझे मैसेज दिखा दो, नहीं तो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बी सक्सेसफुल होगा फिर बेटा, पंकज बी सक्सेसफुल बोलोगे फिर तो, ठीक है ना। सक्सीड या बी सक्सेसफुल बोलोगे। समझ में आया? चलो नेक्स्ट सुनो ध्यान से। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेटर द कंडीशन। टू बेटर मतलब क्या? टू के बाद तो हमने पढ़ा है वर्ब का बेस फॉर्म। और जो इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, यू विल बी सक्सेसफुल कहोगे बेटा। दीपक अगर कहना चाहते हो तो यू विल बी सक्सेसफुल भी होगा। थैंक यू सो मच अमन। कैसे एडजेक्टिव में पता कैसे चलेगा सतिंदर? मैंने क्या कहा, विल के बाद हमने हैप्पी देखा, मैंने चेक किया कि क्या हैप्पी वर्ब का बेस फॉर्म है। डिक्शनरी में चेक करोगे बेटा। शुरू में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इनिशियल पीरियड में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियली, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, फिर से मैं करती हूं भाई। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेटर। बेटर तो इंग्लिश मीडियम में हम पढ़े हैं, हमने तो हमेशा बेटर को ऐसे पढ़ा है, गुड, बेटर, बेस्ट। और ये तो किसी की विशेषता बताता है, गुड बॉय। नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। गुड तो एडजेक्टिव है, तो बेटर भी एडजेक्टिव है। यानी कि मैम गलत बता रही है बेटर, तो हम क्या करेंगे ना,
हम बेटर को ऐसे टाइप करेंगे, ठीक है ना। जैसे बेटर का मीनिंग ऐसे करके हमने टाइप किया तो हमारे पास मीनिंग आएगा सबसे पहले एडजेक्टिव। क्यों भाई, एडजेक्टिव ही मेन है, उसका मेन तो उसका एडजेक्टिव है जो सबको आता है। फिर हम नीचे उतरेंगे, एडवर्ब भी है भाई, ये तो नाउन भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और आप जब डिक्शनरी में उतरोगे, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी मैंने कहा है ना, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जब उतरोगे तो आप देखोगे बेटर का मतलब वर्ब भी है, बेटर वर्ब भी है। यानी मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जब आप, क्या हो गया है देखो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है देखो, प्रफुल्ल आपको नोट्स बनाने की जरूरत है क्या? इतना अच्छा से समझा रही हूं, सब कुछ दे रही हूं, क्या क्या कर लोगे नोट्स बना के बताओ रिवीजन के लिए? बस शुभम, मैंने एक ही चीज कहा है आप लोग सबको, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ले लो बस, क्योंकि बिल्कुल बाइबल है इंग्लिश के लिए। उसके अलावा मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रही हूं। और अगर मैथ्स में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का बुक चाहिए तो आप एरिथमेटिक का बुक जरूर देखना, बहुत मेहनत से बनाया हुआ बुक है, ठीक है। यू विल गेट सक्सेस शिखा, ये भी चलेगा, ठीक है। शुगर होता है बेटा दिनेश, शुगर, सुगर नहीं होता, वो शुगर होता है, ठीक है। अब सुनो, जैसे हमने खोला तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव मीनिंग आया बेटर, फिर मैंने देखा कि यार बेटर वर्ब है, मैम ने इसको तो वर्ब के बेस फॉर्म की जगह पे लगा दिया है। जरा चेक करूं तो आगे बढ़ने पे पता चला यार बेटर तो वर्ब भी है। उसके बाद उसका सेकेंड फॉर्म देखा बेटर्ड, आईएनजी फॉर्म बेटरिंग। अब मतलब क्या है? टू मेक बेटर, टू मेक बेटर मतलब और बेहतर बनाना। इसका मतलब क्या? सरकार कोशिश कर रही है कि जो जेलों की हालत है उसको बेहतर बनाए, यानी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यार मीनिंग तो फिट हो रहा है, वर्ब भी है तो चलेगा। मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी जहां मात खाएंगे वहां पर आप सिर्फ डिक्शनरी चेक करके देख लो कि क्या है। वॉल्यूम 2 बेटा 2019 का है, वॉल्यूम 1 2020 का है, ठीक है। विशाल, स्किन जो सिकुड़ता है ना बेटा, वो जैसे होता है ना, वो रिंकल कर जाता है बुढ़ापे में, जो होता है रिंकल होता है। क्या हो गया ये? एक सेकंड रुको ना। क्लियर? यस, टू बेटर इन्फिनेटिव हो गया। विभा बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है, समझ में आया। वॉल्यूम 2 बेटा सिर्फ एक ही लैंग्वेज में है क्योंकि वो बाइलिंगुअल टाइप का है। वॉल्यूम 1 हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है। आप जिस मीडियम में कंफर्टेबल हो देख लो, ठीक है। जीतराम, उसके बाद 10 चैप्टर ऐड हुआ है। अगर आपके पास वॉल्यूम 2 भी था उस समय का तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आओ नेक्स्ट, कंडीशंस। बेटर का सेकेंड फॉर्म लगा है भाई। हमने अभी जब डिक्शनरी में देखा तो दिखा क्या कि हमने जब अभी डिक्शनरी में देखा तो पता चला कि बेटर तो वर्ब भी है और बेटर का सेकेंड फॉर्म बेटर्ड है, यानी कि हालात समय के साथ बेहतर हो गए। बिल्कुल सही लग रहा है, देखो, ठीक है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप मुझे लगता है शॉप्स में भी अवेलेबल होगा। वॉल्यूम 1 2019 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमेंटिक्स बेटा वो कैप के लिए मैं सिमेंटिक्स कहती हूं, लेकिन उसके पहले वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कंप्लीट करना पड़ेगा। यस हिमांशी, तभी तो मैंने कहा शुरुआत में आपको वर्ब, नाउन सब देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया है सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है, नहीं तो प्रोनाउन आता है। वर्ब के प्लेस पे, भाई वर्ब के प्लेस पे तो वर्ब ही आएगा, तभी तो कहा वर्ब है भाई। नहीं है, हेल्पिंग वर्ब था, मेन हीरो गायब है तो वर्ब तो चाहिए ना। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वही सेम नाउन और प्रोनाउन आएगा। भाई इस सब्जेक्ट की विशेषता बताना चाहे तो इसके पहले एडजेक्टिव लगा दीजिए। अगर हम इस ऑब्जेक्ट की विशेषता बताना चाहे तो चलो यहां पे एडजेक्टिव लगा दो, यानी एडजेक्टिव कहां आता है? नाउन के पहले, नहीं तो वर्ब के बाद। इस वर्ब की विशेषता बतानी हो तो भाई एडवर्ब लगा दो। तभी तो मैंने कहा आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर भी क्या है? चार समझ में नहीं आया,
यू विल सक्सीड कहा है मैंने, CCEED कहा है। अगर आप मेहनत करोगे, प्रोवाइडेड दैट का मतलब है यहां पे बशर्ते, ये एक कंजंक्शन है यहां पे, जोड़ने वाला वर्ड। बशर्ते तुम मेहनत करो तो, प्रोवाइडेड दैट यू वर्क हार्ड। ठीक है, अब क्या आगे बढ़ती हूं, फिर से 2 और 3, फिर से इतना अच्छा से समझाने के बाद आप लोग जब करते हो ना, फिर से आप लोग वापस जाके देख लिया करो। अब आओ 7th में, आई फेल्ट बेटर। वर्ब के बाद देखो बेटर आया, यानी ठीक है, मैं बेहतर महसूस किया। यानी यहां पे वो बेटर है जो आप जनरली बेटर का मीनिंग पढ़ते हो। यानी मैंने अच्छा महसूस किया 1 घंटा सोने के बाद। ठीक है ना, क्लियर? नेक्स्ट आओ, आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट, एमेंट आई, ये गलत है, एरेंट आई होगा। ठीक है, एमेंट आई गलत है, एरेंट आई होगा। और इसको सीखने के लिए आपको एक मिनट रुकना, मुझे जरा पेज नंबर चेक करने दो, मैं किस पेज में जाऊं, क्योंकि अभी क्या है ना, इसको वहां जाने के लिए मुझे काफी आगे जाना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकना। मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे पेजेस है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं यहीं बता देती हूं, रुक जाओ। देखना अगर आपको दिख जाए तो। ये ध्यान दो, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसको आप कैसे यूज करते हो, ध्यान से देखो। जब हम इज नॉट में नॉट लगा रहे हैं ना, तो वो इजंट बन जा रहा है। ठीक है, आर नॉट में नॉट लगा रहे हैं तो आरंट बन जा रहा है। जरा देखो तो क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, खाली एन के बाद जो ओ था ना उसको एपोस्ट्रॉफी में चेंज किया गया है, बस एन के बाद जो ओ है उसको एपोस्ट्रॉफी में चेंज किया गया है। क्वाइट एडजेक्टिव होता है बेटा, और इंटेलिजेंट नहीं, एडवर्ब होता है, ये क्वाइट एडवर्ब होगा यहाँ पे क्योंकि वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आई एम इंटेलिजेंट, यहां पे एमेंट आई कोई वर्ड ही नहीं है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता। अगर एंट बेटा, एंट जो है ना वो पुराने जमाने की इंग्लिश है, और वो पुराने जमाने की इंग्लिश है, और ये जो है ना एंट, वो आपको नॉवेल्स वगैरह में देखने को मिलेगा। इसीलिए एंट को भी छोड़ के चलो, हम लोग ग्रामर जो पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए एंट नहीं एरेंट होगा। अब ध्यान से सुनना,
एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन जहां पे ये ऐसे रूप में आए, जहां पे एम नॉट आई आए, यानी कि इन्वर्जन में। अब व्हाट इज इन्वर्जन? भाई जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है ना, तो वो इन्वर्जन कहलाता है। सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ जाता है तो वो इन्वर्जन कहलाता है। ये जो एम नॉट है, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ इन्वर्जन में। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट हो सकता है। इज नॉट को इजंट क्यों लिखते हैं? बेटा टाइम कम लगता है, ठीक है, बस, और कोई दिक्कत नहीं, खाली टाइम कम लगता है, बोलने में आसान लगता है, बस इसीलिए, ठीक है ना। क्लियर? इसीलिए याद रखना, एरेंट होगा, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ही नहीं, ठीक है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट तब होगा, खाली तब होगा जब ये इस स्ट्रक्चर में होगा, इन इन्वर्जन। बस इसको मैं आगे एक्सप्लेन करके आपको दे दूंगी, छोड़ो उसको। इसीलिए ये ध्यान रखना खाली कि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमेंट है ही नहीं। क्लियर? साउंड, स्लीप, इसका साउंड यहां पे एडजेक्टिव है, गहरी नींद जिसको कहते हैं। यस, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, बोलने में भी आसानी लगा, समय भी कम लिया, है ना। क्लियर? ही मस्ट सैड एज ही हैज लॉस्ट हिज वाइफ रिसेंटली। मस्ट तो मॉडल है, मॉडल के बाद हमें वर्ब चाहिए, हम ढूंढेंगे सैड क्या है डिक्शनरी में। सैड देखोगे डिक्शनरी में एडजेक्टिव है, मस्ट बी सैड होगा। सैड एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव है डिक्शनरी में, तो क्या होना चाहिए? मस्ट बी सैड। अब और 10th में हम बता चुके हैं, पोजेशन बताने के लिए हम आईएनजी नहीं लगाते, आई हैव 2 कार्स होगा, आई एम हैविंग नहीं होगा, आई हैव 2 कार्स होगा, ठीक है। और यहां पे बेटर्ड क्या था? वर्ब का सेकेंड फॉर्म था, बता तो दिया था आपको, बेटर वर्ब भी है। यस, क्वेश्चन टैग में अलग से बताऊंगी बेटा, क्वेश्चन टैग तो अलग से बताऊंगी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फॉर्म में चाहिए तो आप एरेंट लगा दो, लेकिन एमेंट कोई वर्ड नहीं, ठीक है, ये बताया मैंने। चलो इस पेज को देखो, आई सिंगुलर है, यस, बट आई के साथ हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमारे पास नहीं है, इसलिए वो बोरो कर लेता है एम नॉट से। एक बार 1 सेकेंड टाइम दे रही हूं, जल्दी से देखो ये। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट, शी इज हैविंग, अगेन गलत है ना। यहां पर देखो ना, पोजेशन दिखा रहे हैं, गाड़ी नहीं, बॉयफ्रेंड्स का पोजेशन। गाड़ी हो, घर हो, ये बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, उसका पोजेशन में क्या लगाओगे? आईएनजी नहीं लगाओगे। मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। सैडन का मतलब तो दुखी करना होता है पंकज, दुखी होना थोड़ी होता है, ठीक है ना। अब आई एम हैविंग लंच, या मैं खाना खा रही हूं, ये तो सही है। तो मैंने कहा था ना, ईटिंग, एंजॉइंग के केस में आईएनजी लेता है हैव, लेकिन पोजेशन के केस में नहीं लेता, है ना। आप 6th में सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा। हम टेंस थोड़ी सिखा रहे हैं, मैं सिर्फ पूछ रही हूं आपको वर्ब समझ में आ रहा है कि नहीं। हैव के बाद वर्ब का 3rd फॉर्म आता है, मैं पढ़ा चुकी हूं। और खाने के सेंस में
हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड होगा। यानी कि एक वाक्य में हैज, हैव, हैड के बाद हैड आ सकता है, वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, है ना। तो शी इज, अच्छा सॉरी शी है, तो शी के साथ हम तो हैज लगाते हैं यार, हैव थोड़ी लगाते हैं, इसलिए शी के साथ तो हैज आएगा, है ना। नेक्स्ट, शी एंड हर फ्रेंड्स आर हैविंग फन, यानी हैविंग लंच, हैविंग फन, ये तो बिल्कुल सही है ना, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन हैविंग अ कार, हैविंग फ्रेंड्स, हैविंग एन अकाउंट, हैविंग अ हाउस, ये सब गलत होगा, है ना। शी के साथ हैज होता है बेटा, शी हैज। ही इज ओनिंग अ फार्म हाउस, भाई ओन, ही ओन्स होगा। आई एम नॉट possessing एनी गन, आई डू नॉट possess। अब ये कौन सा टेंस है और क्यों है? देखो मैंने आपको टेंस नहीं पढ़ाया है, मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। मैं आपको कहूंगी भाई, आपको मैंने एक मीनिंग सिखाया था हैव, और कहा था इस हैव का मीनिंग अगर ओन निकलता है, इसका मीनिंग अगर possess निकलता है, तो प्लीज इसमें ing मत लगाना। तब हैविंग मना किया था, हैविंग इसलिए मना किया था क्योंकि ओनिंग नहीं होता है, क्योंकि possessing नहीं होता है, इसलिए हैविंग नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए आपको यहां पे खाली टेंस को छोड़ो, टेंस क्या यूज किया, छोड़ दो। possess में ing आता है, नहीं आता है, इसलिए हटा दो। ओनिंग में ing आता है, नहीं आता है, तो ओनिंग भी हटेगा। अब क्या लगेगा, तो ठीक है टेंस के अकॉर्डिंग मैंने सही लगा दिया, आपको खाली मिस्टेक तो पता चल गया ना, क्या लगेगा वो छोड़ दो, ठीक है। बंगलो, धीरेन्द्र स्पेलिंग सही करो। माधव आपको वही बोलना पड़ेगा। शी हैज अ फार्म हाउस, ठीक है। अब याद करो मैंने कहा था आपको कि अगर मेन वर्ब के पहले डू, डस और डिड लगा दोगे तो वो एम्फेसाइज कर देता है, जोर कर देता है। मैं तुम्हारी समस्या समझती हूं, आई डू अंडरस्टैंड। उसने भेजा भाई लेटर, भेजा, ही डिड, अब गलत हो गया, सेंड होगा। क्यों? मैंने आपको कहा था कि डू, डस और डिड के बाद अगर वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। यहां पे दो V2 एक साथ लगा दिए, मतलब दो V2 एक साथ नहीं आता, है ना। 15 में ओन्स होगा या हैज लगा दो, आपकी मर्जी। ही हैज ए हाउस, ही ओन्स अ फ्लैट, ठीक है। possess का मतलब होता है उस पर अधिकार होना, यानी उसका है। जैसे मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक गाड़ी है, यानी मेरा है। तो आई हैव ए हाउस, आई possess ए हाउस, आई ओन ए हाउस। डिड के साथ सेंड लगेगा, है ना, क्योंकि दो V2 एक साथ नहीं आते। 18 का जो नियम है वो यही है कि डू, डस और डिड के साथ V2, सॉरी डू, डस और डिड के साथ V1 आता है। आई हैड टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, लेफ्ट नहीं होगा, लीव होगा। वी हैव टू परफॉर्म, वेरी गुड, वी हैव टू परफॉर्म, यानी कि हैव टू, हैड टू, विल हैव टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। देखो बाई में तो ing हो सकता है बेटा। आई डोंट हैव एनी गन, डू नॉट के बाद हैव लगाओगे ना बेटा, डोंट फिर नॉट लगा रहे हो। 18 में रिसीव होगा, आई डिड नॉट सेंड, हाँ यस, बट ही डिडंट रिसीव, आगे भी गलती है। देखो इसमें दो गलती है, डिड नॉट के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, दोनों तरफ गलत है। आई हैड टू लीव, यस, क्लियर। वर्ब का बेस फॉर्म मतलब सीधा सीधा वर्ब जो याद करते हो आप, पहले शुरुआत वाला। 13 जस्ट नाउ मतलब अभी अभी खाना खाया है,
अभी अभी खाना खाया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सही है। बेटा टेंस में मैं आपको कोई मिस्टेक नहीं दूंगी, अभी टेंस पढ़ाया ही नहीं मैंने। सेकेंड पॉइंट में एम एज हेल्पिंग वर्ब यूज क्यों नहीं हो सकता? हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे तो एग्री में आईएनजी लगाओ जो नहीं होता है, एग्री का थर्ड फॉर्म बनाओ जो नहीं बनता है। एग्री थोड़ा एक्सेप्शनल वर्ब है भाई, आईएनजी फॉर्म भी नहीं लेता है, वो पैसिव वॉइस भी नहीं लेता है। चलो 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, देखो इसमें। हो गया? ही विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है, हैव लगाओ। ओके, बिडन जैसा कोई वर्ड होता है क्या? नहीं। बिड याद किया होगा बोली लगाने के लिए, है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन बोली लगाने के लिए बिड है। वर्ब के फॉर्म्स याद हो गए? ठीक है? कमलेश क्या हुआ है आपको, जरा मुझे मैसेज करो तो क्या हुआ है, उसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज कर दो डिटेल में। ही बेड मी गुड बाय, बिड का सेकेंड फॉर्म बेड है, बिड का सेकेंड फॉर्म बेड है। बेड बिडेन कब है भाई सेकेंड फॉर्म बेड? जब आपका मीनिंग आता है आदेश देना, यानी टू ऑर्डर, या इसका मीनिंग आता है जैसे गुड नाइट वगैरह जो अभिवादन करते हो, गुड नाइट गुड बाय, तब आप बिड करते हो। बिडेन। यानी अगर उसने कहा मुझे गुड बाय गुड नाइट, तो यहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सही है। यानी जब आपका कहना है बोली लगाना तो तीनों फॉर्म सेम है। ठीक है? हैवेंट तो ठीक है भाई हिमांशी, उसको मैं दे दूंगी आपको, रुक जाओ। और अगर आपका मतलब है बोली लगाना तो बिड है, आदेश देना तो बिडन है। ठीक है? नेक्स्ट आओ, शी हैज के बाद भाई वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, टोर नहीं होगा, शी हैज टोन होगा। देखो ना, शी हैज टोन द लेटर्स, है ना? एंड आई एम टू लीव, बस निकलने ही जा रही हूं, मुंबई जाने ही वाली हूं आज ही रात। ही वॉज टू लीव, याद करो तो कुछ याद है? इंटेंशन टू डू एक्शन, बस जो करने का इरादा हो निकट भविष्य में, है ना? बस इंटेंशन टू डू एक्शन वाला ही तो है यहां पे। ही वॉज टू लीव फॉर स्टेशन, बस वो स्टेशन निकलने ही वाला था। आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर, बस लिखने जा रही हूं। ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट हिज स्पीच व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, बस वो स्पीच देने ही वाला था। याद करो, आई एम बी के बाद टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ही वॉज टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, आई एम गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ही वॉज अबाउट टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। यानी कि बिल्कुल सही है सारा सेंटेंस। और ये क्या बता रहा है? टोन का मतलब बेटा फाड़ना हुआ, उसने चिट्ठी फाड़ दी। ठीक है? 21 में अगर विल हटा दोगे आप, तब तो टेंस ही चेंज कर दोगे, फिर तो मीनिंग ही गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है, मानिश 6 महीने से पहले हमको कुछ बोलोगे ही नहीं आप लोग। 6 महीने से पहले हमें आप ना सिलेबस खत्म करने बोलोगे ना कुछ बोलोगे, क्योंकि अगर आपने पैसे दिए हैं और हाईएस्ट प्राइस पे किया है, जो सबसे हमारा सबसे एक्सपेंसिव कोर्स है, तो आप अभी एकदम आराम से पढ़ो, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पढ़ाना चाहती हूं। नेक्स्ट आओ, गॉड हैव मर्सी ऑन मी। भाई देखो ना, हैव का मीनिंग इतना दुनिया भर का मीनिंग पढ़ाया आपको हैव का, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटक जाता है। मेरे पर दया करो, हमारे पर दया करो। हैव देखो यहां पे हैव मर्सी, दया करना के लिए भी आ रहा है। हैव मर्सी का मतलब दया करना, खुद देखो, है ना। अब नेक्स्ट सुनो, आई वोंट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर, और नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। आई वोंट हैव दिस नॉनसेंस एनी मोर। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। देखो वही तो मैंने कहा यार, डिटेल में मैं पढ़ा रही हूं। मतलब एक बात बताओ, मेरे पास तो पैसे आ गए आपके कोर्स के, है ना, तो मैं फिर अब उड़ा दूं? आप लोग इस तरह से बोलते मैम बैच कब खत्म होगा। भाई अभी तो शुरू किया है, अभी तुम्हें खत्म चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, एक बार मेरे से पढ़ लेने के बाद मैं आपको फ्रैंकली बताती हूं, आप पढ़ाने लायक बन जाओगे। इसीलिए आप में से कई ऐसे हैं जो टीचर भी है, जो इस बैच को परचेज किए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है। और जितना मैं अपने आप को अपडेट करते जा रही हूं, मुझे लग रहा है इस आपके बैच के बाद मटेरियल के मामले में इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव मटेरियल ना किसके पास होगा और ना जरूरी पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको टॉप क्लास का मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, आप मेरे पुराने बैचेस परचेज करके देखो ना, आपको खुद महसूस होगा कि उसमें शायद मैं उतना नहीं दे रही थी जितना इसमें दे रही हूं। उसमें शायद मैं लिखने में ज्यादा टाइम जा रहा था, अब मैं आपको लिखने वाला टाइम बचा लिया है, तो उसमें क्या कर रही हूं, ये सब एक्सरसाइज क्लास में कभी भी प्रैक्टिस नहीं कराती थी, आपको दे देती थी बस। ठीक है ना, ये आप खुद करते थे। क्या लिखा था? छह महीने में हो जाएगा, शांत रहो। नेक्स्ट आओ, माई काउ हैड अ बेबी। बेबी का मतलब यहां पे काफ हो गया। अगर मैं यहां पे बेबी की बात करूं तो यहां पे इसका मतलब काफ हो गया। किसी का भी है ना बच्चा को आप अलग एक प्रॉपर नाम देते हो, इसीलिए देखो मिशु ने लिखा है यस मैम आई एम अ केवी टीचर। देखो तो मैंने कहा आपको कि बहुत सारे टीचर्स जो बता भी दे रहे कि हाँ मैं टीचर हूं। और आपको एक चीज और बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे मुखर्जी नगर के टीचर है जो नहीं बताएंगे कि मैं टीचर हूं, वो भी इस बैच को परचेज किए हुए हैं। इसीलिए आराम से पढ़ो। नेक्स्ट देखो, माई काउ हैड अ काफ। हैड मतलब यहां पे पैदा करना हो गया। अगर मैं कहूं आई हैव अ सन, तो भाई वो मेरा पोजेशन थोड़ी है, लेकिन मेरा है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि अगर मैं ये कहूं हैव अ काफ, हैड अ काफ, यानी उसका बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। बहुत हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर लिया मैंने। वी हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म लगाया। मैं वही स्ट्रक्चर पे आ रही हूं बार बार। हैज, हैव, हैड के बाद हैड, है ना। हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हैड, और हेल्पिंग वर्ब अगर हैज, हैव, हैड होता है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है। 29 क्या हुआ बेटा? 29 में कहा ना मैंने, हे भगवान दया करो। अब यहां करने के लिए डू नहीं है, मर्सी के साथ हैव है, दया करो हमारे पे। तो वही तो मैं कह रही हूं, अलग अलग मीनिंग पे निकलता है बेटा। ठीक है, देख लो। निशा यादव ने कहा है आई एम ए गवर्नमेंट टीचर। निशा, आपको जो मैं पढ़ा रही हूं, आप अपने स्कूल में बहुत ईमानदारी से पढ़ाना, क्योंकि मुझे एक चीज बड़ा अफसोस होता है, गवर्नमेंट टीचर्स बहुत अच्छा नॉलेज होता है,
लेकिन कई गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। बेटा स्पोकन अगर खरीदना है अब्दुल, तो आप स्पोकन का बैच शुरू हो रहा है 2 तारीख से, आप उसको देख लो। बेटा 29 का मतलब यही है ना कि दया करो। भाई करने का सेंस में क्या है ना? ओके, जरा मैं देख लूं आप लोग का और डाउट्स जो है। अब पीछे का रुक जाओ बेटा, अब आगे बढ़ गई हूं मैं। दीपू लिख रहा है ये सब चाहते हैं आप घोल के पिला लो। हाँ, ये तो नहीं हो सकता ना, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी आपको। नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। सोसाइटी, अब देखो, अब नेक्स्ट समझना बहुत ध्यान से। सोसाइटी डिस्क्रिमिनेट्स। डिस्क्रिमिनेट्स का मतलब होता है, ये वर्ब है ना, देखो, भेदभाव करना। ठीक है ना, भेदभाव करना। सोसाइटी भेदभाव करता है किसके बीच में? हैव्स एंड हैव्स नॉट। अरे नहीं यार, हैव एंड हैव नॉट्स होता है। अब ये क्या है? आज तक जिंदगी में कभी भी नॉट के साथ एस नहीं देखा था, है ना? रीडिंग तो करना चाहिए बेटा, रीडिंग करना चाहिए। फेल्ट, फेल्ट जो है वहां पे वर्ब है बेटा। सुनो, मैंने कहा कि जो सोसाइटी है ना, वो भेदभाव करता है। किसके बीच में करता है? जिनके पास है उनको सहित वर्ग कहते हैं, यानी धनी वर्ग, और जिनके पास नहीं उनको हैव नॉट्स कहते हैं। भाई ये हैव का एस फॉर्म तो हमने पढ़ाया था हैज। एंड अगर मैं नॉट की बात करूं तो आज तक कभी भी आपने नॉट में एस नहीं देखा होगा, है ना? लेकिन यहां है। क्यों? जो इकोनॉमिस्ट्स है ना हमारे, जो हमारे अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा कि भाई छोटा छोटा वर्ड बनाओ ना। अब आई हैव ए कार, आई हैव ए हाउस, आई हैव मनी, आई हैव एजुकेशन। तो भाई इतना बोलने की जरूरत क्या है? सीधा कहो आई बिलोंग टू हैव्स, आई एम फ्रॉम हैव्स कैटेगरी, है ना? द हैव्स ऑफ द सोसाइटी, समझ में आ गया? जिनके पास सब कुछ है ना? और अगर मैंने कहा जिनके पास आई हैव नो हाउस, आई हैव नो कार, आई हैव नो मनी, आई हैव नो फूड, मतलब ऐसे लोग क्या है? वो हैव नॉट्स में आते हैं। ये 2 कैटेगरी ऑफ लोग हैं, जो सहित वर्ग है और रहित वर्ग है। इसीलिए इस तरह के वर्ड्स को, है ना, इस तरह के वर्ड्स को हम लोग कहते हैं कॉइन्ड वर्ड। अब कॉइन्ड का मीनिंग क्या है भाई? कॉइन सुने हैं? कॉइन का मतलब सिक्का होता है। कॉइन्ड क्या है? कॉइन्ड का मतलब होता है ऐसा बनाया हुआ ताकि विभिन्न जगहों पर जो जरूरी हो उसका इस्तेमाल किया जा सके, है ना? यानी ये दोनों जो है ना, ये दोनों नाउन है, सहित और रहित। यानी ऐसे शब्द है जो बनाया गया है किसके द्वारा? भाई जिसके भी द्वारा, यहां तो इकोनॉमिक्स के द्वारा, ताकि जरूरत पड़ने पर उस शब्द का इस्तेमाल हम कर ले और वो इतना लंबा चौड़ा हमें कुछ बोलना ना पड़े। ठीक है ना? हो गया? चलो अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से सुनना। आई एम डन। प्रमोद आप अभी रुको, हड़बड़ाओ मत। और आपको तो प्रीवियस ईयर पेपर फ्री मिल ही रहा है, आप उसको देख लो ना, है ना? उसमें बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं। इस संडे को भी होगा। नेक्स्ट देखो, सोसाइटी अच्छा सॉरी, आई एम डन। आई एम डन का मीनिंग भाई हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब मैं इरिटेट होके जब आप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हो तो मैं कहूंगी यार हो गया, आई एम डन। खाना खा रही हूं और परोस दोगे, कहूंगी मैं आई एम डन। मैंने काम खत्म कर लिया, जल्दी से पेन रख के मैं बोलूंगी आई एम डन। इसका मतलब डन यहां पे एडजेक्टिव है और मैंने इसको आपको कराया है। स्ट्यू, स्ट्यू का मतलब शोरबा होता है, जिसको हम आजकल ज्यादा सूप के रूप में जानते हैं, है ना? द सूप इज डन यानी द स्ट्यू इज डन, यानी जो स्ट्यू है वो बन चुका, हो चुका, बन चुका। ही इज गॉन, वो गया। ही इज गॉन का मतलब होता है कि वो अब नहीं है,
ठीक है। आई डिड द डिशेस, मैंने बर्तन धो लिए। आई हैड माई हेयर डन, अब ये तो पंगा है, देखो क्या, अगर मैं खुद बाल बनाऊंगी तो मैं कहूंगी आई डिड माई हेयर। 38 को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बाल खुद बनाए नहीं है, मैंने बाल बनवाए हैं। आई हैड माई हेयर डन। अब यहां पे जो है ना 38, यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कॉजेटिव वर्ब देख लो, और ये यहां पे मैं खत्म नहीं करा सकती हूं। यानी कि वर्ब जो मैं पढ़ा रही हूं अभी वो सिर्फ बेसिक है, सिर्फ बेसिक वर्ब पढ़ा रही हूं, ठीक है। 32 का मीनिंग हिंदी में मैंने कहा है कि बहुत हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बर्दाश्त कर लिया हमने, है ना। मिशु, इस ऐप में टेस्ट नहीं होते हैं, अगर आप टेस्ट दोगे ना तो हमारा केडी लाइव का अलग से ऐप है जिसमें टेस्ट होता है, और टेस्ट में जो मेंस का टेस्ट पेपर है, ध्यान देना, मेंस का टेस्ट पेपर सारा का सारा मेरे द्वारा क्रिएटेड रहता है, उसमें आपको कंप्लीट प्रूफ रीडिंग मैं करती हूँ, तो इसीलिए वो टेस्ट पेपर्स में कम से कम ये मैं जरूर कह सकती हूँ 99% एरर फ्री है। एक आध तो कभी नजर से मिस हो जाता है, अदरवाइज 99% एरर फ्री है। आप मेंस का और प्री का टेस्ट पेपर ले लो, एसएससी का बहुत काम आएगा, क्योंकि वो सारे टेस्ट पेपर्स मेरे नजर से गुजरे रहते हैं। सोसाइटी सिंगुलर है बेटा, ठीक है, सोसाइटी सिंगुलर है। He did well in the exam, अच्छा किया उसने एग्जाम में, देखो यहां पे एग्जाम में अच्छा किया तो did है। अप एंड डूइंग का मतलब बहुत पहले बताया था मैंने आपको, एक्टिव। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेने के बाद नाउ ही इज एक्टिव, नाउ ही इज अप एंड डूइंग, ठीक है ना। 36 में V3, यह बेटा V3 नहीं है, ये V3 नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और ये मैं ऑलरेडी डू में पढ़ा चुकी हूं आपको। ही इज गॉन मतलब नहीं है अब यहां पे, ही हैज गॉन होता ना तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता, ही इज गॉन मतलब नहीं है अब यहां पे, ही इज नॉट हियर, ठीक है, क्लियर। और ये असाइनमेंट तो प्रैक्टिस के लिए ही था, अब पूछ रहे हो प्रैक्टिस कैसे करें, ये असाइनमेंट तो प्रैक्टिस के लिए था। गॉन कैसे, इसके साथ गॉन कैसे, अमित वही तो बता रही हूं, गॉन यहां पे एडजेक्टिव के रूप में है, इट्स गॉन नहीं है यहां पे, अब खत्म है, डिसअपियर्ड, ठीक है। चलो अंकुर, आप लोगों का अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट एडमिशंस इस बैच में कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसीलिए इस बैच के बाद अब मुझे 1 वीक टाइम देना। 1 वीक में अगर आपका वो 60 सॉल्व पेपर्स, अभी शायद उसमें 55 या कुछ होगा, क्योंकि अभी पीओ का तो मैं करा ही रही हूं ना, अगर 60 सॉल्व पेपर्स अब अगर उसमें नहीं होगा 1 सप्ताह के अंदर, तब आप मुझे फिर मैसेज कर देना, ठीक है ना। 1 वीक टाइम तो बस, क्योंकि जानते हो क्या है, शुरुआत के जो एडमिशंस थे उनका तो हो गया, उसके बाद जब मैंने कहा था ना कि आज के बाद आपको नहीं मिलेगा 60 सॉल्व पेपर्स, उसके बाद सारा का सारा हाथ से मैनुअली कराना पड़ रहा हम लोग से, ठीक है, क्योंकि अब वो साथ में अटैच नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पीडीएफ कहां डाले हैं टेस्ट पेपर्स का, वो आकांक्षा मैं आज एक बार चेक करके बता देती हूं आपको कहां होगा, ठीक है। ही डिड वेल में वेल क्या है, वेल यहां पे एडवर्ब है बेटा, है ना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। अब आओ 41 से 50 तक बहुत ध्यान से सुनना, मैं हट जा रही हूं सामने से, देखो जरा ध्यान से। आई लव यू एज मच एज शी डज, बताया था ना, डू मेन वर्ब को वैसे ही रिप्लेस करता है जैसे कि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, याद करो, वैसे ही आई वर्क एज हार्ड एज यू, वर्क नहीं है, क्यों भाई, वर्क लिखोगे तो वर्ब रिपीट हो जाएगा, वर्ब के रिपीटिशन से तो बचना है ना, ठीक है ना, क्लियर। ही विल हैव टू डू अवे विथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डू अवे विथ, आप देखो ध्यान से, डू का मतलब करना है, लेकिन डू अवे विथ
यार ये सब फ्रेजल वर्ब होता है। व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? वर्ब किसी प्रेपोजिशन के साथ मिलके कुछ और मीनिंग देने लगता है, उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। इसीलिए डू अवे विद का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, है ना? मीनिंग तो दिया होगा आपके आंसर्स में, यहां पे समझाने के लिए। आज शी डस होगा बेटा, डू शी नहीं होगा, आज शी डस। और यहां पे इन्वर्जन नहीं आएगा, ठीक है? इसका मतलब जो सोशल इविल्स है, यानी कि सामाजिक बुराई है, उनसे आप दूर रहो, सामाजिक बुराइयों से दूर रहो। ठीक है ना? हो गया? अब जरा ध्यान से देखो तो नीचे, भाई नॉट में भी एस लगाए, अब तो डू में एस कैसे लगा दे रहे हैं? डू का एस ईएस फॉर्म में तो डज होता है बेटा, वो डज होता है, डू का ईएस फॉर्म डज होता है। यहां पे वो डज नहीं है। मैं कह रही हूं कि एक लिस्ट बना के देती हूं आपको कि आपको ये काम करना है, तो आप कहोगे वो लिस्ट क्या है? लिस्ट ऑफ डूज है। मतलब भाई ये सारे काम करने हैं, इसका मतलब ये लिस्ट ऑफ डूज है। ठीक है? क्लियर? और जो काम नहीं करने हैं वो लिस्ट ऑफ डोंट्स है। देखो डोंट में भी एस लगता है क्या? नहीं लगता। हाँ, कहां लगेगा? जहां पे उसका मतलब है कि देखो ये काम आपको करने हैं, तो लिस्ट ऑफ डस है, लिस्ट ऑफ डूज है। और ये काम नहीं करने हैं तो लिस्ट ऑफ डोंट्स है। क्लियर? देखो ध्यान से, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? 43 ट्रांसलेट करें। हमने कहा हमें इन सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना पड़ेगा। नहीं, डोंट्स बेटा, डू नॉट्स नहीं, डूस एंड डोंट्स। फ्रेजल वर्ब का मतलब यही होता है बेटा कि वर्ब भी है और उसका कुछ और मीनिंग निकल रहा है, यानी कि वो मीनिंग नहीं दे रहा है जो मीनिंग उसका वर्ब का है, उसके साथ प्रेपोजिशन लग गया ना और कुछ और मीनिंग दे दिया। ये है। नेक्स्ट आओ, सुनो। आई हैव नेवर एंड विल नेवर चीट यू, नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रैजिक। ट्रैजिक का मतलब होता है दुख से भरा हुआ, है ना? दुखांत जिसको कहते हो आप। डिमाइस का मतलब होता है मृत्यु, डेथ। ठीक है? 45 और 46 दोनों में सेम चीज है जो मैं पढ़ाना चाहती हूं कि ना मैंने कभी आपको चीट किया है और ना चीट करूंगी। ध्यान से सुनना। विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म होता है। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अरे क्या जरूरी है, एक बार तो आ गया, समझ में आ गया ना कि चीट की बात हो रही है। नहीं हो सकता। हैव लगाए हो तो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। कहां लगाना पड़ेगा? देखो नेवर हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले आया है, तो नेवर के पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो नेवर के बाद यहां पे मेन वर्ब लगाइए और वो चीट का थर्ड फॉर्म चीटेड लगाओ। क्या जरूरी था? यहां तो चीट है ही, तब भी क्योंकि यहां पे स्ट्रक्चर गलत कर दे रहे हो। चलो फिर और देखते हैं। विल के साथ बी बिल्कुल सही है। क्यों? विल के बाद, हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन है। देखो, ठीक है? क्लियर? यानी उसके मृत्यु से ना ज्यादा कुछ दुख भरा रहा है और ना दुख भरा हो सकता है। 44 फिर से मैंने कहा ये लिस्ट है। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दीज आर डूज एंड दीज आर डोंट्स। डोंट स्मोक, डोंट ड्रिंक, है ना? इसका मतलब क्या है?
ढेर सारा डोंट्स लिख के दे दिया और ढेर सारा डूज लिख के दे दिया। ये लिस्ट ऑफ डूस एंड डोंट्स है। 45 में हैड के बाद, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाया ना बेटा, ठीक है। नेवर एडवर्ब है, नेवर ऐसे भी एडवर्ब है, इसका पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होता है। हार्ड नहीं लगा सकते। देखो एक चीज है, मैं बता रही हूं आपको, अब टेंस में मत जाओ, डिड्स नहीं होता है धर्मराज, डिड्स कहीं कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। नेवर यहां पे एडवर्ब है। और सेकेंडली हम टेंस में आपको कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। एक चीज मैं बताती हूं आपको, अभी बता दूं, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आपको लगेगा कि मैम ने क्या किया। सुनो, वर्ब खत्म, जब वर्ब खत्म हो जाएगा तो मैं एक दिन का आपका ब्रेक दूंगी, और वो क्योंकि आप जो 06 है ना, आपका एक और 07 बैच इसमें ऐड होगा और वो टेंस से शुरू होगा। और ध्यान से सुनना, जो आप बार बार टेंस पढ़ रहे हो ना, बार बार टेंस कर रहे हो, इसीलिए मैं टेंस नहीं कुछ बोल रही हूं। द रीजन इज, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो ये जो वर्ब के फॉर्म्स है ना, आपको इसमें दुनिया भर की वोकैबुलरी है, वर्ब में दुनिया भर का वोकैब है। उतना डिफिकल्ट वोकैब तो हम यूज नहीं करते हैं अपने लाइफ में, आप क्या करोगे, लेकिन एग्जाम्स में आते हैं। तो यानी कि वर्ब के सिर्फ वही जो फॉर्म्स याद कर रहे हो ना, उसमें से जो आसान वर्ब्स जो डेली यूज में हम लेते हैं, उनको यूज करके हम टेंस पढ़ाएंगे। यानी उस समय आपका दिमाग खराब करने के लिए वर्ब नहीं रहेगा, उस समय दिमाग खराब करेंगे हम टेंस से। समझ में आया? इसीलिए जब हम टेंस में जाएंगे तो टेंस जब पढ़ाएंगे तो हमें खाली वर्ब के फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, जो फॉर्म्स में सबको कहूंगी याद करके रखो, और वो भी आसान वाले। ये वर्ब चैप्टर से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखो आप लोग कि आप अभी वर्ब पढ़ रहे हो, आप टेंस में बार बार मत चले जाओ, ठीक है बेटा। क्यों आया? क्योंकि नेवर के बाद वर्ब इसलिए आया क्योंकि यहां पर भी नेवर के पहले विल था और नेवर के बाद चीट था। तो मैं सेम स्ट्रक्चर यहां भी लगाना चाहूंगी कि नेवर के पहले हैव है तो नेवर के बाद चीटेड लगाऊंगी, ठीक है। इसको आप समझने की कोशिश करो कि अभी मैं वर्ब पढ़ा रही हूं तो सिर्फ वर्ब में कंसंट्रेट करो और कुछ नहीं। अब आओ 47 में, मैंने कहा था द स्ट्यू इज डन, यानी स्ट्यू का मतलब सूप बताया था आपको, शोरबा। अगर मैं कहूं द केक इज डन तो ठीक है ना यार, केक पक गया इसका मतलब है। केक इज डन इसका मतलब है इज द केक डन, इसका मतलब क्या केक बन चुका है। देखो डन का मतलब यहां पे क्या है, अगेन एडजेक्टिव। डू का वही फॉर्म जो बताया था, डन का मतलब एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ही हैज हिज आईज ऑन, देखो अब कहोगे उसकी नजरें सबसे बढ़िया मलाईदार पोस्ट पर है। कवेटेड का मतलब होता है जिसकी इच्छा सबको होती है, यानी कि डिजायर्ड, है ना, सबसे अच्छे पोस्ट पर है उसकी आंखें। अब बोलोगे मैम यहां हैज का मीनिंग क्या हुआ? भाई मैं नहीं बता पाऊंगी हैज का मीनिंग क्या हुआ, है ना। आई हैव अ सन, यहां हैव का मतलब पजेस करना थोड़ी है, मेरी गाड़ी थोड़ी है वो, है ना। इसका मतलब है यहां पे हैज का, तो मैं कहूंगी भाई अब खुद मीनिंग लगा लो। हैव मर्जी का मतलब दया करो, ही हैज हिज आईज ऑन मतलब उसकी नजरें हैं, है ना। तो बहुत जगह पे आप जबरदस्ती कहोगे मैम इसका अकेले का मीनिंग बताओ, वो नहीं बता पाऊंगी मैं। शम्स मत करो, डोंट्स को डू नॉट्स में यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो ग्रामेटिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। शत्रुधन सुनो मेरी बात, आप जब सेंटेंस में एंड लगा रहे हो तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हो, तो ठीक है, दो बार नेवर, क्या प्रॉब्लम है। योर प्रोजेक्ट मस्ट के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। यानी आपका प्रोजेक्ट को रियल पीपल, यानी जो जीवित लोग है ना, रियल पीपल है, उससे रिलेट होना चाहिए ना। आप कहोगे मैम रिलेट लगाओ ना, ठीक है, रिलेट मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, हैव नहीं लगाया, रिलेट हैव लगा दिया। इसका मतलब है कि हैव टू डू का मतलब हो गया रिलेट करना, कि भाई आपका जो प्रोजेक्ट है हवाई प्रोजेक्ट है, ये जो साधारण लोग है, रियल लोग है, उससे रिलेटेड होना चाहिए ना, ठीक है ना। हैव टू डू का मतलब हो गया टू रिलेट। अब वही एग्री आ गया और मैंने इसको थोड़ा दूर लगा दिया,
तो भी तो गलत है. He always agrees with his wife as he wants a peaceful life. कहते हैं कि वाइफ से अगर आप पीसफुल लाइफ चाहिए तो वाइफ जो बोले हाँ में हाँ मिला दो. हाँ, एडजेक्टिव तो नाउन से पहले आता है. तो डन एडजेक्टिव कैसे हुआ सचिन? एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है तो क्या एडजेक्टिव वर्ब के बाद नहीं आता? बताओ तो जरा. एक सेकेंड रुकना. फोर्टी 45 में वर्ब रिपीट हो रहा है? नहीं, एंड है बीच में. बीच में एंड है, रिपीट नहीं हो रहा. वो दो अलग अलग सेंटेंस है. सागर क्या लिखे हो? मोरली गॉट है, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम. फिफ्टी मैंने कहा एग्री के साथ इज नहीं आता, पहले भी बता चुकी हूं. साहिल नहीं होता है बेटा, नहीं हो पाता है. यहीं पर लोड होने में टाइम लगता है, फिर उसका कम करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं. यहीं पर रात को जा पाता है यहीं से. नेवर के बाद ही चीटेड क्यों आया? पंकज कितनी बार पूछ लिया है तुमने? टू के बाद डू का बेस फॉर्म बी आएगा. डू का बेस फॉर्म नहीं है बेटा, डू का बेस फॉर्म बी नहीं होता. डू का बेस फॉर्म डू होता है. मुझे एक बार टाइम दो, जरा मुझे देखने दो आप लोग का मैसेज. अभी क्या है 31 में? एग्रीज नॉट साउंड गुड. बेटा एग्रीज साउंड कैसे नहीं गुड कर रहा है? ही के साथ तो एग्रीज ही लगाओगे ना. 49 मैंने कहा है इस प्रोजेक्ट को लोगो से रिलेटेड होना चाहिए ना. ठीक है ना? क्लियर? अब चले आगे बढ़े. हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस तक कर लिया. ओके, हमारा 50 तक हो गया. अब चलो आगे. ये आपका सारा आंसर्स था, देख लो. और ये मैंने आपको पढ़ा दिया था. यस, हमने आपको 76 नंबर पेज तक पढ़ा दिया था. चलो, आकाश टेस्ट केडी लाइव में होता है. वो केडी लाइव टेस्ट करके आप खोजोगे ना, आपको मिल जाएगा. केडी लाइव टेस्ट करके खोजोगे, आपको मिल जाएगा. ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लक्ष्मी, फील के बाद बेटर जो है ना वो एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है, वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है. अब सुनो ध्यान से. लर्न, ड्रीम और बर्न. जानते हो हमारे बुक में भी ड्रीम्ड दिया हुआ है एंड लर्नड दिया हुआ है. गलती नहीं दिया है, बिल्कुल सही दिया है. लेकिन जब क्वेश्चन आया, क्योंकि मैंने कहा ना आपको मैं प्रीवियस से क्वेश्चन देखती हूं, उसी क्वेश्चंस को उठा के आपके एग्जाम्स में देती हूं. ठीक है? आप इसीलिए टेस्ट पेपर्स करोगे ना हमारा, तो आपको सारे टेस्ट पेपर्स में आपको प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर रिवाइज हो जाएगा.
लेकिन जब हमने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया है और उन्होंने लर्नड को एडजेक्टिव के रूप में लगा के वर्ब में लर्नड दिया है, तो हमने इस पॉइंट को अलग से कर दिया। क्या कि भाई हैज बेस फॉर्म नहीं है सचिन, हैव बेस फॉर्म है, यानी कि आपने वर्ब को देखा तक नहीं अभी तक। वर्ब के आपको दे दिए थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद करने के लिए। लर्न देखो, थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म जो है वो लर्नड और लर्नड है, और एडजेक्टिव जो है वो लर्नड है ना। जरा आगे देखो, ड्रीम का देखो जरा ध्यान से। ड्रीम का ड्रेम्ट है ना, और ड्रेम्ट का एडजेक्टिव फॉर्म पूछोगे तो एडजेक्टिव फॉर्म ड्रीम ही रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आओ बर्न। बर्न का बर्न टू बर्न्ड है, लेकिन एडजेक्टिव तो भाई बर्निंग सेंसेशन हो जाता है और आईएनजी वगैरह लगता है उसको, इसलिए एडजेक्टिव फॉर्म नहीं लगाया वहां पे। अब देखो जरा ध्यान से नीचे, आई हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म कहा था भाई? थर्ड फॉर्म कहा था। देखो मैंने हैव का थर्ड फॉर्म लगाया। अच्छा देखे तो थर्ड फॉर्म हाँ सही है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में कैसा जज? समझदार पढ़े लिखे जो होते हैं उनको हम लोग लर्नेड काउंसिल, जो वकील को देखोगे सुनोगे बोलेगा, एंड लर्नेड जज, यानी कि लर्नेड है। अब इस नाउन की विशेषता बतानी है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए। अगर नाउन की विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव चाहिए। क्या एडजेक्टिव है लर्न का? हाँ बिल्कुल सही है, एडजेक्टिव फॉर्म में लर्नेड। अब आओ बर्न, जले हुए लीव्स, तो बर्न्ड लीव्स यानी एडजेक्टिव के रूप में बर्न्ड है क्या? ओके सोचो। बर्न्ड हाउस, जो हाउस जल चुका है वो बर्न्ड हाउस है, और जो जल रहा है वो बर्निंग हाउस होता है। इसका मतलब है कि अगर हम बर्न देखें तो दोनों तरफ हम बर्न्ड और बर्निंग ये दोनों लगा सकते हैं, ठीक है ना। बर्न्ड और बर्निंग दोनों लगा सकते हैं, यानी V3 और V1 ING दोनों एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब आते हैं मेरे सपनों का घर। हाउस, हाउस नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ड्रीम हाउस, ड्रीम एडजेक्टिव ड्रीम है, बिल्कुल सही है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। बर्निंग इज एडजेक्टिव, यस, लेकिन जैसे कहें कि जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, सेंसेशन नाउन है तो बर्निंग हुआ। बर्निंग ट्रेन नहीं सुनी हो, एक पिक्चर आया था, है ना, क्लियर। बर्निंग ट्रेन तो वही तो एडजेक्टिव है। क्लियर? बताओ। अब आओ, मैं आपको कंफ्यूजिंग मेन वर्ब में चल रही हूं। अब बेटा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा पोर्शन है, ये बहुत अच्छा पोर्शन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि आपके वर्ब में, कंफ्यूजिंग वर्ब्स में जितने तरह के डाउट्स होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। और सुनो, अब जब मैं इसमें आ रही हूं तो जरा मुझे वोकैबुलरी 2 कराने के बाद मैं वोकैब में रुक जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आपको खुद ही लगेगा यार इसमें भी वोकैब, उसमें भी वोकैब, खाली वोकैब ही वोकैब चल रहा है, तो आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि ये अभी जो आने वाला है पोर्शन वो सिर्फ वोकैब आने वाला है, इसलिए जब तक ये पोर्शन पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, मैं यस ड्रीम गर्ल पिक्चर देखा होगा आपने, तो मैंने कहा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान रखना खाली
कि हम लोग जब तक ये पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं कर लेंगे हम वो कैप 2 से आगे नहीं बढ़ेंगे। वो कैप 2 खत्म हो गया था, जरा देखना आप, सुनो ध्यान से। कंप्लीट एंड फिनिश में डिफरेंस क्या है जानते हो? कंप्लीट एंड फिनिश एक बार मैंने आपको यूट्यूब में बताया था कि कंप्लीट और फिनिश में एक बार एक फोरम में डिस्कशन चल रहा था, तो सबने कहा यार फिनिश कंप्लीट, आई कंप्लीटेड माय वर्क, आई फिनिश्ड माय वर्क। तो बात तो बराबर है, दोनों में सेम चीज है, खत्म कर लिया, हो गया, फिनिश्ड। उसी में एक मिस्टर, याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, उसने कहा कि नहीं दोनों में बहुत डिफरेंस है, और तब उन्होंने 2 लाइन बोला है, और वो लाइन क्या था सुनो। इफ यू मैरी द राइट वुमेन, अगर आप सही वुमेन से शादी करोगे, यू आर कंप्लीट। इफ यू मैरी द रॉन्ग वुमेन, यू आर फिनिश्ड। समझ में आया? ठीक है ना? एंड इफ द राइट वुमेन कैचेस यू विद द रॉन्ग वुमेन, यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड। क्लियर? समझ में आया? अब सुनो, शादी के बाद एक आदमी या एक महिला को ये फीलिंग आता है, यस नाउ आई एम कंप्लीट। एक महिला को जब बच्चा हो जाता है तो उनको एक औरत का फीलिंग आता है, यस नाउ आई एम कंप्लीट, है ना? लेकिन जब महसूस होता है यार मैं तो बर्बाद हो गया, आई एम फिनिश्ड, राइट? इसीलिए कंप्लीट पूर्ण करने के सेंस में है, फिनिश खत्म करने के सेंस में है। ये कभी भी नेगेटिव मीनिंग नहीं दे सकता, ये कुछ सेंस में, कुछ केसेस में नेगेटिव मीनिंग देता है, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ईडियम्स रह गया था, ओके रजत मैं देख लूंगी अभी, तो मैंने वही कहा, मैं उसको खत्म करने के बाद मैं फिर उसमें आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत वो क्या बात है इसमें। क्लियर? इसीलिए देखो, अगर मैं कहूं वो बैंकरप्ट है, अब इसका मतलब दिवालिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके पास पैसे नहीं है। बैंकरप्ट का मतलब होता है गरीब, पॉपर। इंसॉल्वेंट, ये दोनों आप सिनोनिम लिख लो, और इन सब का मीनिंग होता है दिवालिया। ठीक है ना? ये सब वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कई बार आया है। ठीक है? वन हु इज अनेबल टू पे वंस लोन, जो अपना लोन चुकाने में असमर्थ है, इंसॉल्वेंट। कॉग्निट वर्ब की जगह नहीं सागर, वो नहीं है, क्योंकि वो कोई नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे ऐसे यूज नहीं होता है। क्लियर? इसीलिए जब इस आदमी के पास कुछ नहीं है तो बर्बाद है ना, ही इज फिनिश्ड। अब बोलोगे मैम फिनिश्ड क्यों लगा रहे हो? भाई मैं कह रही हूं उसने फिनिश किया नहीं है, वो फिनिश्ड हो गया है। एक पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, छोड़ो उसको, उतना जरूरी नहीं समझना, खाली देखो अभी। यानी कि आप फिनिश और कंप्लीट का फॉर्म क्या लगाया उस पर ध्यान मत दो, वर्ड चुनने में तो गलती नहीं हुई। देखो मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, कंप्लीटेड भी चलेगा और फिनिश्ड भी चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? स्पोकन का मैटर आ गया? ओके, नेक्स्ट आओ। एक महिला जब मां बनती है तो वो क्या महसूस करती है? फील्स कंप्लीट। यहां देखो कंप्लीट एडजेक्टिव के रूप में आया। ठीक है? फील्स के बाद अगर एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, इंसॉल्वेंट, यस, दिवालिया। क्लियर? समझ में आया? अब इनको हम विस्तार से देखते हैं दूसरे वर्ब्स में। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, एक बार रीड कर लो।
देख लिया। चलो, बेड 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 बोली लगाना होता है। अभी पहले हम फॉर्म्स में आएंगे, है ना, 15 करीबन ऐसे फॉर्म्स जिसमें आप कंफ्यूज रहोगे। लेकिन अगर ऑर्डर देने की बात हो या गुड इवनिंग, गुड नाइट, मतलब गुड नाइट, गुड बाय, जनरली आखिरी जब आप विश करते हो ना, आखिरी आप गुड नाइट और गुड बाय जो बोलते हो, वहां पे जनरली हम बिड का इस्तेमाल करते हैं। गुड मॉर्निंग के साथ तो विश लगा देते हैं, जैसे ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, है ना। अब आओ हैंग, टांगना है तो हैंग हंग हंग। बोली लगाने के केस में तीनों फॉर्म सेम। आदेश और अभिवादन के केस में अलग है यार, देखो, बेड बेड बिडन। हैंग टांगना तो हैंग हंग, ठीक है। और हैंग हैंग्ड हैंग्ड फांसी पे चढ़ाना। लाई झूठ बोलना, लाइड लाइड। लेटने की बात हो रही है तो लाई ले लेन। कोई चीज हॉरिजॉन्टली रखना, अंडा देने की बात हो, ठीक है, न्योछावर करने की बात हो, तो वहां पे लेड लेड होगा, ठीक है। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट आओ, रेंड। रेंड मतलब होता है जैसे टुकड़े टुकड़े करना, छत विछत करना, ठीक है। रेंट किराए पे चढ़ाना। क्यों किराया होता है रेंट भाई? ना, रेंट किराया तो नाउन में होता है। हम पढ़ रहे हैं यहां पे वर्ब के फॉर्म्स। ब्लर आ रहा है क्यों बेटा? ये तो बिल्कुल साफ है, यहां पर तो बिल्कुल साफ है, ठीक है। देखो, रेंट हुआ किराए पे चढ़ाना। फॉल गिरना, गिरने के सेंस में फेल फॉलन, गिराने के सेंस में फेल फेल्ड फेल्ड। देखो ध्यान से, नहीं विवाह वो अलग चीज है, वो इसमें इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है ना। थर्ड एक्सप्लेन करो, झूठ बोलना, लाइड लाइड। लाई का लेटना, ले लेन। और ले का कोई चीज हॉरिजॉन्टली रखना, न्योछावर जैसे सैक्रिफाइस करना, और अंडा देने की जो क्रिया होती है ना वो ले होती है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, देना क्या, ब्रैकेट में अंडा, क्योंकि अंडा के लिए अलग से तो वर्ड लगाना पड़ेगा ना ब्रैकेट में, इसलिए अंडा दिखा। क्योंकि क्या है, बिकेम, थर्ड पॉइंट में बिकेम। ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। आगे चलो, इन वर्ब्स को पहले तो दिमाग में फिट करो, क्योंकि जो असाइनमेंट देने जा रही हूं इसी पर है, ठीक है। फिनिश्ड वहां पे एडजेक्टिव के रूप में आएगा बेटा, लेकिन यहां पे बर्बाद हो गया, फिनिश्ड के रूप में एडजेक्टिव के रूप में आएगा वहां पे। चलो, स्टेट सेंटेंस एक क्यों बताऊं, देखो तो सही। राइट तरफ से आंसर मत देखना, पहले आप सबसे फटाफट पहले करो, बहुत तेजी से करो। और इतना बार बार मुझे पीछे जाने बोलते हो ना बेटा, मैं ऐसे ही बहुत स्लो चल रही हूं। अब बहुत बार बार आप लोग कहते हो ये भी बताओ वो भी बताओ, आप लोग रिवाइंड करके देख लिया करो बाद में। देखो ध्यान से, ही हैज, मैंने क्या कहा था, जहां पर भी हैज है वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अगर आपको वर्ब चाहिए तो, अगर आपको वर्ब चाहिए तो, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन अब आओ फिर से, भगत सिंह की बात हो रही है, तब तो ये V2 लगाएंगे यहां पे। क्यों? क्योंकि बहुत बार पहले की बात हो रही है, ठीक है। आ जाओ, ही हैज हाईएस्ट प्राइस बिड। गुड बाय बिड बेड बिडेन, है ना, समझ में आ रहा है ना। उसने सबसे ऊंचा कीमत लगाया, ही हैज बिड। उसने गुड बाय बोला सबको, ही हैज बिडन। उसने मुझे आउट इमीडिएटली, तुरंत बाहर निकलने को, भाई ये रेगुलर बेसिस पे कोई थोड़ी आपकी बेइज्जती करेगा, क्या बोलेगा,
तुरंत निकलो, यानी उसने कहा। इसका मतलब इसके सेंस में देखा जाए तो ये पास्ट एक्शन है। हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। आदेश देना, बिड का सेकंड फॉर्म बिड। आप कहोगे V2 क्यों लगाया? भाई टेंस के पहले भी आपको बहुत टेंस सीख लोगे। उसने मुझे निकल जाने को कहा। कहा मतलब पास्ट टेंस है ना। ही हैज टांग चुका है, ही हैज हंग द पिक्चर। उन लोगों ने सद्दाम हुसैन को क्या किया था? छोटा सा ट्रायल हुआ, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। दे डैश सद्दाम हुसैन, दे हैंग्ड सद्दाम हुसैन। He dash about his past, उसने अपने पास्ट के बारे में झूठ बोला। He lied about his past, झूठ बोलना इस लाई का सेकेंड फॉर्म lied, ठीक है। उसके बाद भगत सिंह ने प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण न्योछावर करना पीछे था लेड। यहां पे मैं आपको क्या कह रही हूं? यहां पे कह रही हूं मैं किताबें किनारे रख दो और लेट जाओ, है ना। यानी जब शुरुआत में आपको वर्ब चाहिए ना, तो हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। अगर सेंटेंस की शुरुआत में, और इस तरह के सेंटेंस को हम इंपरेटिव कहते हैं, जो आदेश और निवेदन वाले होते हैं। मैं आपको कह रही हूं किनारे रख दो, तो रखना के इंग्लिश ले योर बुक्स, ले रखना इस ले। और लेट जाओ आराम करने के लिए, लेटना का इंग्लिश लाई। देखो, लेट जाओ लाई, रख दो ले। ही हैज डैश द हाउस, हैज के बाद V3 चाहिए, किराए पे चढ़ा दिया है। रेंट का थर्ड फॉर्म रेंटेड। और उसके जो चीखें थी वो रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली, चीरती हुई फाड़ती हुई। रेंट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेंट। तो चीरती हुई निकली। अगर कहोगे मैम हम ये बोलना चाहते हैं कि रोज उसकी चीखें निकलती है रात में, बहुत ज्यादा शोर होता है, तो ठीक है रेंट लगा दो। आपकी मर्जी जो टेंस लगाना चाहते हो। मुझे टेंस में यहां से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे सिर्फ फॉर्म से मतलब है। फॉर्म सही लगा रहे हो कि नहीं? ही डैश डाउन एंड स्प्रेन्ड। स्प्रेन्ड का मतलब होता है मोच आना, मोच लगाना। उसने अपने एंकल, एंकल का मतलब होता है टखना, जहां पे आप पायल पहनते हो ना, उसको एंकल कहते हैं, तभी पायल को एंकलेट कहते हैं। टखने में मोच लग गया उसको, इसका मतलब है स्प्रेन्ड है, सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब कोई पास्ट में ही कुछ हुआ है। वो गिर गया, गिरना का इंग्लिश फॉल, फेल। और लास्ट का जो 12 है वो एक कहावत है। कहते हैं छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े ओक के ट्री को भी गिरा देती है। गिराना, गिराना का इंग्लिश फेल, फेल्ड, फेल्ड, गिरा देती है। इसका मतलब है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जो प्रेजेंट का है उसमें V1 लगाते हैं, जो पास्ट है उसमें V2 लगाते हैं, हैज, हैव, हैड के बाद V3 लगाते हैं। और अगर आदेश और निवेदन वाले वाक्य है तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं। देखो तो हमें 4 टेंस तो ऐसे ही आ गया है ना। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, 4 तरह के हमें सेंटेंसेस तो यही आ गया। उसके चीखे सन्नाटे को चीरती हुई निकली। कीप सेजल, मैं वही वर्ड्स यूज करूंगी जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें उन्हीं वर्ब्स में चलना है। अभी 10th का बता दिया। साइलेंस ऑफ द नाइट, रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली। अब आओ, पहले देख लो इसको एक बार। इनकम टैक्स में बेटा वो CPT वगैरह तो होता ही है। जतीन, आपके सीरीज के सारे क्वेश्चंस में SSC के टेस्ट पेपर में डाल देती हूँ बेटा। SSC के टेस्ट पेपर्स में आपके सारे क्वेश्चंस में डालती हूँ, पता है। लास्ट वाले का मीनिंग
अब एक काम करते हैं ना, हम लोग एटलीस्ट, मैंने कहा छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े ओक के ट्री को भी गिरा देते। इसका मतलब है निरंतर थोड़ा थोड़ा भी काम करते रहोगे ना तो बड़ा बड़ा काम हो जाएगा। ये कहने का मतलब यही है, यानी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे काम से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। हम लोग वोकैब में कहां तक पहुंचे थे देखो तो, कौन से नंबर पे थे हम लोग, एक बार चेक करो तो।